हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का रहेगा सेट नंबर 3 जो हम लोगों ने स्टार्ट की थी दिल्ली पुलिस के लिए जीके की सीरीज़ 10 लेक्चर सीरीज़। तो उसका आज ये लेक्चर नंबर 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द पीएम एंड द प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है? 35, 75, 45 या फिर 25। अब एलिमिनेशन से भी आप आराम से कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो, बिकॉज आर्टिकल नंबर जो 25 अनुच्छेद जो 25 है वो एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर अगर 35 बात करें तो ये भी एक फंडामेंटल राइट है। यहाँ पे ना तो प्राइम मिनिस्टर से कुछ लेना देना ना ही प्रेसिडेंट के, बिकॉज हमें पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग नंबर यानी पार्ट नंबर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इनको लिया है और आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का फंडामेंटल राइट है। एक्चुअल में कोई मौलिक अधिकार नहीं है, बट फंडामेंटल राइट से ही डील करता है कि पार्लियामेंट यानी कि जो हमारी देश की संसद है उसी के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को लेके कोई लॉ बना सकता है, कोई कानून बना सकता है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, राज्य के विधान मंडल के पास ये शक्ति नहीं होती है कि वो मौलिक अधिकारों में कुछ चेंजेस कर सके। ठीक है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। हमें पता है कि आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक जो है वो पार्ट नंबर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि डीपीएसपी की जो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है उससे डील करते हैं। और ये 36 से लेके 51 के बीच में ही आता है आर्टिकल नंबर 45, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ प्रीवियस 2 लेक्चर्स में किसी में एक में, कि आर्टिकल 45 आपका डील करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर। अर्ली चाइल्डहुड केयर मतलब जो 0 से लेके 6 ईयर तक के बच्चे हैं उनको स्टेट यानी कि राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि उनका अर्ली चाइल्डहुड जो केयर है उसको सिक्योर करे। इसका सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया था 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 से, इसका सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया था। बचता है एक आर्टिकल नंबर 75 अनुच्छेद नंबर 75। थोड़ा सा डील कर यहाँ पे बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 74, 75, 76, 77, 78। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। 74 की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 74 अनुच्छेद 74 ये बोलता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि एक मंत्री परिषद होना चाहिए। ठीक है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि एक मंत्री परिषद होना चाहिए टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज दी प्रेसिडेंट, यानी कि एक मंत्री परिषद होना चाहिए जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा और वो सलाह किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रधानमंत्री होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। हमेशा ध्यान रखना, जो प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति, वो हेड ऑफ स्टेट या फिर हेड ऑफ कंट्री बोलते हैं उसको, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। और इसीलिए इसको हम डी ज्यूरे हेड के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, अगर कभी पूछ ले कि डी ज्यूरे हेड कौन होता है, ये। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है डी फैक्टो हेड होता है, यानी कि ये रियल हेड होता है। रियल पावर्स प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं और प्रेसिडेंट तो बस नॉमिनल हेड है एक तरह का। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 75 पे। तो आर्टिकल नंबर 75 बहुत लंबा चौड़ा, जैसे कि पहला वाला बोलता है किसके बारे में? अपॉइंटमेंट कि जो प्रधानमंत्री है, जो पीएम है, उसको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और जो अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, बट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे उनको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 75 सब क्लॉज 2 बोलता है, इनकी डिसाइड करता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें ये लिखा हुआ है कि जितने भी मंत्री हैं हमारे, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी कि कभी भी उनको हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं। उसका भी एक पूरा प्रोसीजर होता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा, वो सारी चीज़ें उतना डीप में नहीं जाएंगे। बट यहाँ पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही है, यानी कि दे आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट। ठीक, 75 सब क्लॉज 3 बात करता है इनके कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। कैसे? ये बोलता है कि देयर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द सेशन या फिर लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जो निचला सदन होता है संसद का, जो कि लोकसभा होता है, उसको ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे।
उसी को हम बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, बिकॉज इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक। और एक चीज़ वैसे तो और भी इसमें है, जैसे कि अगर कोई मिनिस्टर मान लेते हैं या फिर कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का वो 6 महीने से ज़्यादा एब्सेंट होता है बिना हाउस की परमिशन से, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसमें यह भी है कि इनको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है या फिर उसके द्वारा कोई अपॉइंट किया गया बंदा उनको शपथ दिलाता है, जो भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो पीएम होते हैं उनको। ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो मंत्री परिषद होते हैं, इनमें लिमिट होती है कि 15% ऑफ लोअर हाउस या फिर 15% ऑफ लोकसभा, बिकॉज हम लोकसभा को ही लोअर हाउस के नाम से जानते हैं या फिर लोअर हाउस ऑफ द सेशन पार्लियामेंट को हम लोकसभा के नाम से जानते हैं। तो 15% की जो कैपिंग है इसको 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लगाया गया था कि 15% ही मैक्सिमम मंत्रिपरिषद हो सकते हैं। 76 हमने पहले भी देख चुके हैं, ये अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की बात करता है। इसके रिगार्डिंग हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। पहले MC सेतलवाद थे, अभी कौन है, R वेंकटरमणी है। ही इज़ दी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है हमारा अटॉर्नी जनरल। ठीक, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये भी सर्व करता है या फिर ऑफिस में रहता है टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जब प्रेसिडेंट चाहे इसको हटा सकता है अटॉर्नी जनरल को। और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ही इज़ नॉट अ फुल टाइम काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अभी आते हैं आर्टिकल नंबर 77 पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 77 बोलता है ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस, यानी कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका की जो कार्रवाई है, यानी कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया shall be expressed in the name of president, in the name of president, यानी कि भारत सरकार की जितनी भी कार्यपालिका की कार्रवाई है वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएगी। और आर्टिकल नंबर जो 78 है वो ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करता है, यानी कि प्रधानमंत्री की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में डील करता है। चलिए अभी आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है सेकंड। ड्यूरिंग अ गेम ऑफ हॉकी फॉलोइंग एन ऑफेंस इफ अ प्लेयर इज शोन अ येलो कार्ड देन ही विल बी सेंट ऑफ द पिच फॉर डैश। हॉकी खेल के दौरान किसी अपराध के बाद यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाया जाए तो उसे डैश के लिए मैदान से बाहर भेज दीजिएगा। कितने टाइम के लिए? तो ये 5 मिनट के लिए किया जाता है। हॉकी में 3 तरह के आपके कार्ड होते हैं जो दिखाए जाते हैं प्लेयर्स को अगर वो किसी तरह की गलत हरकत करते हैं। एक तो ग्रीन कार्ड होता है, दूसरा होता है येलो कार्ड, तीसरा होता है रेड कार्ड। ठीक है, ग्रीन, येलो एंड रेड। ग्रीन कार्ड शो करता है वार्निंग को। ठीक है, यानी कि अगर एक बार वार्निंग देनी है रेफरी को तो वो ग्रीन कार्ड शो करेगा। ठीक, अगर किसी प्लेयर को 5 मिनट के लिए रिमूव करना है, यानी कि अगर उसने बहुत ही ज़्यादा कर दिया, यानी कि बार बार उसको वार्निंग मिल रही है फिर भी वह नहीं रुक रहा है, तो येलो कार्ड दिखाया जाएगा जहाँ 5 मिनट के लिए सस्पेंशन होगा। रेड कार्ड में पूरी तरह से डिसक्वालिफिकेशन हो जाता है मैच से, फिर वो मैच में नहीं खेल पाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारा बैडमिंटन में भी आपके पूछे जाते हैं कई बार आपके एग्जाम में कि बैडमिंटन में भी 3 तरह के कार्ड होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक होता है येलो, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। उसमें क्या था? ग्रीन, येलो एंड रेड। ठीक है, यहाँ पे येलो, रेड एंड ब्लैक। येलो का मतलब होता है बैडमिंटन में कि आपने मिसकंडक्ट किया है। ठीक, रेड कार्ड का मतलब होता है इज इक्वल टू 2 येलो कार्ड, यानी कि फॉल्ट फॉर मिसकंडक्ट। ठीक है, फॉल्ट फॉर मिसकंडक्ट, और इसका मतलब होता है ये बराबर होता है 2 येलो कार्ड्स के। ठीक है, और ब्लैक कार्ड का मतलब होता है जो कि मतलब रेड कार्ड का था हॉकी में, दैट वाज डिसक्वालीफाइड। ठीक है, डिसक्वालीफाइड फॉर मिसकंडक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच मेट्रोपॉलिटन सिटी हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? कोलकाता, पटना, मुंबई या फिर चेन्नई? किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, मुंबई की सबसे जनसंख्या अधिक है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं सेंसस को लेके। जैसे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला सेंसस कब हुआ था? 1872 में हुआ था, 1872 में फर्स्ट सेंसस हुआ था मेयो के टाइम पे। किसके टाइम पे हुआ था? मेयो के टाइम पे हुआ था। लेकिन ये कंप्लीट सेंसस या फिर सिंक्रोनाइज्ड सेंसस नहीं था। तो पहला पूर्ण रूप से जो सेंसस हुआ था वो हुआ था 1881 में। किसके टाइम पे? फर्स्ट हम बोल सकते हैं इसको कंप्लीट पूर्ण रूप से जो सेंसस हुआ था वो ईयर 1881 में हुआ था। किसके टाइम पे?
रिपन के टाइम पे, और रिपन को हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। और रिपन के टाइम पे ही 1882 में जो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, उसको ख़त्म किया गया था, रिपील किया गया था, जो 1878 में लिटन लेके आया था, उसको रिपन ने ख़त्म किया था 1882 में। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इसी के टाइम पे ही इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी हुई थी, और लॉर्ड रिपन के टाइम पे ही इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ठीक, फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसको बोलते हैं? ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसको बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जो हमारा पहला सेंसस हुआ था, देखिए फादर ऑफ इंडियन सेंसस पहले बताता हूँ, हेनरी वॉल्टर को बोलते हैं। इन्होंने 1830 में, ठीक है, 1830 में एक लोकलाइज्ड सेंसस किया था एक सिटी का, पूरा सेंसस नहीं था। ठीक है, तो इसी वजह से इनको फादर ऑफ इंडियन सेंसस बोलते हैं, बिकॉज इन्होंने पहली बार सेंसस को स्टार्ट किया था इनफॉर्मल तरीके से। और फर्स्ट सेंसस कमिश्नर की अगर हम बात करें, फर्स्ट सेंसस कमिश्नर, तो ये W.C. प्लॉडेन थे। कौन? W.C. प्लॉडेन। एंड जो 2011 का सेंसस है, ये 15th सेंसस हुआ, 15th, और इसका थीम था आर सेंसस आर फ्यूचर। ठीक है, आर सेंसस आर फ्यूचर। ठीक, अब थोड़ा सा डील कर लेते हैं। चलिए, यार नहीं होगा तो आगे जब कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे डील कर लेंगे बाकी जो फैक्ट्स हैं। ठीक है, वैसे तो आई होप ये सबको पता होगा कि हाईएस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट की है। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? ठीक है, और सबसे हाईएस्ट या फिर हम बोल सकते हैं लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है एरिया वाइज, एंड स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है एरिया वाइज। तो हाईएस्ट पॉपुलेटेड अगर बात करें तो यूपी, तकरीबन इसकी 16.5% पॉपुलेशन है। टोटल इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 16.5% यूपी में रिसाइड करती है। लीस्ट पॉपुलेटेड की अगर बात करें, सिक्किम होगा आंसर, और लार्जेस्ट एरिया टर्म्स में बात करेंगे तो राजस्थान आंसर होगा, एंड स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो गोवा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्टिंग इवेंट? सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल प्रतियोगिता का आयोजन करता है? बैडमिंटन, कबड्डी, चेस या फिर वॉलीबॉल? तो सही आंसर यहाँ पे बैडमिंटन होगा। बैडमिंटन का आयोजन करता है सैयद मोदी इंडियन इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन है 5th, अस्किनी इज द ओल्ड नेम ऑफ विच रिवर? अस्किनी किस नदी का पुराना नाम है? झेलम, चिनाब, रवि या फिर ब्यास? तो जितनी भी यहाँ पे रिवर्स लिखी हुई हैं, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास और एक और हमारी सतलज, ठीक है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? इंडस की, यानी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। और भी हैं जैसे कि श्योक है, जस्कर है, ये भी क्या है? इसकी इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। लेकिन ये मेजर ट्रिब्यूटरीज अगर हम बात करें, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज हैं। ठीक, अब इनके कुछ पुराने नाम हैं। जैसे सबसे पहले तो इंडस का, जिनकी ट्रिब्यूटरीज हैं सारी, उसका पुराना नाम है सिंधु। ठीक, झेलम की बात करें, झेलम का पुराना नाम है वितास्ता, इसका पुराना नाम है वितास्ता, और ये निकलती कहाँ से है? वेरीनाग से। तो वी से वितास्ता, वी से वेरीनाग। चिनाब की अगर बात करें तो चिनाब निकलती 12 लाचला दर्रे से ही, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, 12 लाचला पास से निकलती है, और इसी का पुराना नाम है अस्किनी। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। रावी की अगर बात करें तो इसका पुराना नाम है पुरुषनी। रा से रावी, पुरुषनी में भी रा आ रहा है ना, पुरुषनी। और ये निकलती कहाँ से है? ये निकलती है रोहतांग पास से, रोहतांग दर्रे से। आर से रावी और आर से रोहतांग। ब्यास की अगर बात करें तो ब्यास का पुराना नाम बिपाशा है, और ये भी निकलती है रोहतांग पास से, रोहतांग दर्रे से। ठीक, सतलज का हम लोग पहले ही देख चुके हैं, शतुद्री इसका एंशिएंट नेम है, और ये निकलती है राकस लेक, जो कि मानसरोवर झील के पास में पड़ता है, लेक मानसरोवर। ठीक है, और इंडस की अगर बात करें, जो सिंधु नदी है, ये निकलती है आपका भोखारचू नाम का एक ग्लेशियर है। ठीक है, भोखारचू ग्लेशियर है, वहाँ से ओरिजिन होता है इंडस रिवर का। ऐसे ही हमारा एक चेमा युंग डुंग ग्लेशियर है, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, जहाँ से ब्रह्मपुत्रा निकलती है। ठीक है, कहीं कहीं पे ब्रह्मपुत्रा, कहीं कहीं पे अंगसी ग्लेशियर भी दिया हुआ है, तो ध्यान रखना, अगर अंगसी भी आ जाता तो वो भी सही होगा। ठीक है, भोखारचू ग्लेशियर से निकलती है हमारी इंडस। और इंडस का अगर हम बात करें तिब्बत में नाम क्या है, तो तिब्बत में इसका नाम है सिंगी खम्बान, जिसका मतलब होता है लायंस माउथ, सिंगी खम्बाम। और ब्रह्मपुत्रा का जो तिब्बत में नाम है वो है यारलंग सांगपो,
ठीक है, यारलंग सांगपोई तिब्बत में नेम है इसका। विच इज द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा है। जूल पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, बिल्कुल गलत है, बिकॉज एनर्जी की यूनिट होती है जूल। जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क, बिल्कुल सही है। जूल आपकी एनर्जी की भी यूनिट होती है, वर्क डन की भी यूनिट होती है। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज वॉट, नहीं, वॉट जो होती है किसकी एनर्जी, किसकी आपकी एसआई यूनिट होती है, ये पावर, जिसको हम शक्ति बोलते हैं। पावर की हमारी यूनिट होती है हॉर्स पावर, ठीक है, बट ये एसआई यूनिट नहीं होती है, एसआई यूनिट वॉट होती है। और एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, तो 746 वॉट होते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। पावर, द यूनिट ऑफ पावर इज़ जूल पर न्यूटन, बिल्कुल नहीं। न्यूटन की अगर बात करें तो न्यूटन किसकी यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है फोर्स, यानी कि बल का एसआई मात्रक होता है। कुछ और आपको एसआई यूनिट पता होना चाहिए, जैसे कि पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है, पावर ऑफ लेंस यानी कि लेंस की क्षमता। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको प्रतिरोधकता बोलते हैं हिंदी में, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी लाइट ईयर है ये किसकी यूनिट होती है, लाइट ईयर जो है ये किसकी यूनिट होती है। तो पावर ऑफ लेंस की अगर बात करेंगे तो डायोप्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे ओम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करेंगे ओम मीटर। लाइट ईयर अगर बात करेंगे तो ये डिस्टेंस की यूनिट होती है, और डिस्टेंस की हमारी एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं पारसेक, ठीक है। जो बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस होती हैं उनको मेजर करते हैं लाइट ईयर और पारसेक में। और जो पास्कल होती है वो होती है आपकी प्रेशर यानी कि दाब का मात्रक, पास्कल, ठीक। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वेव, जो आपका वेवलेंथ होता है जिसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी जिसको हम हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है। तो वेवलेंथ की होती है मीटर और फ्रीक्वेंसी की होती है हर्ट्ज, ठीक है। और डेसिबल किसकी यूनिट होती है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंडित रविशंकर पॉपुलराइज्ड विच इंस्ट्रूमेंट इन पर्टिकुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। पंडित रविशंकर ने किस वाद्य यंत्र को विशेष रूप से पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया, सितार, तबला, हारमोनियम या फिर वीणा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सितार को उन्होंने पॉपुलराइज किया। पंडित रविशंकर की जो बेटी थी अनुष्का शंकर, उनका भी संबंध, अनुष्का शंकर जी का भी संबंध सितार से ही था। सितार से हमारे और भी रिलेटेड हैं जैसे कि उस्ताद विलायत खान, उस्ताद विलायत खान, ऐसे याद रखिए कि विलायत से हमारे लिए कोई सितार लेके आया, ठीक है। और इन्हीं के भाई थे उस्ताद इमरात खान, ठीक है, इमरात खान। बात अगर रविशंकर जी की करें तो ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द ग्रैमी, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ग्रैमी, ग्रैमी प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। एंड फर्स्ट वेमेन, फर्स्ट इंडियन वेमेन टू रिसीव द ग्रैमी कौन है, फर्स्ट इंडियन वेमेन, तो इनका नाम है तन्वी शाह, ठीक है, तन्वी शाह। और इनको जो ग्रैमी मिला था सबसे पहला, वो मिला था, ये भी पूछ लिया गया था आपका CGL 2023 में ही, वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए, ठीक है, वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए इनको ये मिला था ग्रैमी। बात अगर करें अनुष्का शंकर, हम लोगों ने देख लिया, इनकी बेटी और इनके भाई, इनके बारे में पता होना चाहिए। उनका नाम था उदय शंकर। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ चुका है, और ये क्वेश्चन ये पूछता है उदय शंकर जी के रिगार्डिंग कि हु फ्यूज़न, मतलब किसने फ्यूजन क्रिएट किया था इंडियन डांस और वेस्टर्न डांस का, ठीक है। फ्यूजन डांस आप इन शॉर्ट लिख सकते हैं, किसने फ्यूजन डांस का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, तो उदय शंकर, जो कि पंडित रविशंकर जी के ही भाई थे। तबला अगर यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सेकंड में, तबला से अगर हम बात करें तो दो बहुत ही प्रचलित नाम हैं, एक तो उस्ताद अल्लाह राखा और इनके बेटे जाकिर हुसैन, ठीक है, इनके बेटे जाकिर हुसैन, ये दोनों लोग तबला से संबंधित हैं। और वीणा से कौन कौन रिलेटेड है, तो वीणा से एक अभी रिसेंट में सितंबर महीने में ही डेथ हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इस बार आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और उनका नाम है उस्ताद अली ज़की हैदर, ठीक है, ये इनका नाम है वीणा। और वीणा से आपको याद आना चाहिए समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त को गोल्ड कॉइन्स में वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। और कौन सा वो मुगल शासक था जो वीणा बजाता था, मतलब गेस करना काफ़ी मुश्किल होगा आपके लिए, क्यों अगर आपको नहीं पता है तो, क्योंकि वो औरंगज़ेब था। हो सकता है अगर आपको नहीं पता होगा और ऑप्शन में होगा औरंगज़ेब, तो होगा ही, क्योंकि यही था वो, तो आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ऐसा टाइप था कि धर्म वगैरह या फिर म्यूज़िक वगैरह को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता था, बिकॉज उसको ऐसा वेस्ट ऑफ मनी लगता था। लेकिन खुद वीणा का बहुत ही अच्छा प्लेयर था औरंगज़ेब ही है। क्लियर।
और बाकी ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि सितार जो होता है हमारा एक तरह का तंतु वाद्य यंत्र है। कैसा? तंतु वाद्य यंत्र है। तंतु क्यों है? तंतु क्योंकि बिकॉज इसमें स्ट्रिंग्स होती हैं, और जो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होता है उनको हम तंतु वाद्य यंत्र बोलते हैं। ठीक, जो सॉलिड वाले होते हैं उनको हम घन वाद्य यंत्र बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द कल्चरल फेस्टिवल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन क्लूज। तो यहाँ पे एक फेस्टिवल है जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको कुछ क्लूज दिए हुए हैं, जैसे कि द फेस्टिवल ब्रिंग्स टुगेदर, यानी कि ये त्यौहार पूरे भारत में कुम्हारों, कढ़ाई करने वाले, बुनकरों, लकड़ी पर नक्काशी करने वालों, धातु कारीगरों, पत्थर बनाने वालों और चित्रकारों जैसे कारीगरों को हरियाणा में एक मंच पर एक साथ लाता है। कीवर्ड यहाँ पे है हरियाणा। यह शिल्प मेला हर साल फरवरी में आयोजित किया जाता है और राज्य की सांस्कृतिक विरासत और हाल की उपलब्धियों को की झलक प्रदान करता है। तो हरियाणा यहाँ पे कीवर्ड है। शिमला जी फेयर, सूरज कुंड, कपिल मुनि या फिर चित्र विचित्र। आंसर होगा सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड जो फेयर है वो हरियाणा में लगता है और हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है, और ऐसे ही हमारा एक पुष्कर मेला भी होता है। ठीक है, पुष्कर फेस्टिवल। बाकी हम लोग कल फेस्टिवल की पूरी क्लास करने वाले हैं, तो वहाँ से आप चीज़ें कवर कर सकते हैं। ठीक है, कल हम लोग का स्टैटिक जीके का 3rd क्लास होगा जहाँ पे हम सारे फेस्टिवल्स करने वाले हैं। तो पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? ये राजस्थान में लगता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर विच स्टेटा डू ट्रीज फॉल? पेड़ किस स्तर के अंतर्गत आते हैं? बॉटम वर्टिकल, सेकेंड वर्टिकल, टॉप वर्टिकल या फिर मिडिल वर्टिकल? आंसर इसका टॉप वर्टिकल होगा। ये थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस होते हैं, अभी रिसेंट में एग्जाम में पूछा गया तो रिपीट होने के चांसेस हैं, इस पर्पज से यहाँ पे इसको रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज फाउंड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब रॉक से आपको मतलब ये आप ये मान लो कि ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान लावा के जमने से बनती है? इग्नियस यानी कि जो आग्नेय चट्टान होती है, रूपांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर ये होगा। चलो मैं आपको पूरा रॉक का बनने का प्रोसीजर समझाता हूँ। जिस तरह से आप ये लावा देखते हो, मतलब आप वोल्केनो देखते हो, है ना, ज्वालामुखी देखते हो, तो होता क्या है कि हमारी जो लेयर होती है, अर्थ की जो लेयर होती है, सबसे ऊपरी लेयर को हम भूपर्पट यानी क्रस्ट बोलते हैं, बीच वाली मैंटल होती है और सबसे अंदर वाली कोर होती है। तो जो मैंटल का अपर पार्ट होता है यहाँ पे एक लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। और ये एस्थेनोस्फीयर में क्या भरा होता है? मैग्मा भरा होता है। ये मैग्मा जब बाहर निकलता है इस तरह से, तो इसी को हम लावा बोल देते हैं। ये लावा जब जम जाता है तो बन जाती है इग्नियस रॉक, जिसको हम आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। अब ये इग्नियस रॉक में अगर बहुत ज़्यादा, अब ये इग्नियस रॉक में मान लेते हैं कि क्या हो रहा है, बहुत बारिश, हवा, इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि ये टूट रही है, इसके सेडिमेंट्स बन रहे हैं और ये सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहे हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। किस वजह से? डिपोजिशन की वजह से, जिसको हम लिथीफैक्शन भी बोलते हैं। व्हाट इज लिथीफैक्शन? लिथीफैक्शन है कि इग्नियस जो रॉक बनी है या फिर कोई भी रॉक है इग्नियस या मेटामॉर्फिक, उसके अवसाद बने हैं, ठीक है, वो उनका कॉम्पैक्शन हो गया, वो दब गए हैं, उसको लिथीफैक्शन बोलते हैं। तो लिथीफैक्शन जो टर्म है वो सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान से संबंधित है। इसी में ही आपको जीवाश्म भी देखने को मिलते हैं, फॉसिल्स आपको इसी रॉक में देखने को मिलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक। और ये जो रॉक होती है ये लेयर्स के फॉर्म में, स्ट्रेटा के फॉर्म में, यानी कि परत में एग्जिस्ट करती है। अगर इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टान और ये जो हमारी अवसादी चट्टान है, इसमें बहुत ज़्यादा हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर वो कर देते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में इसको कर देते हैं, तो उनका रूप चेंज हो जाता है। और रूप चेंज होने के बाद मेटामॉर्फिक रॉक यानी रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं। और इस मेटामॉर्फिक रॉक से दो टर्म एसोसिएटेड हैं, एक है लीनिएशन या फिर इसी को फोलिएशन बोलते हैं, और दूसरा टर्म है हमारा बैंडिंग। ये चीज़ ध्यान रखना, ये टर्म्स किससे एसोसिएटेड हैं। एग्जाम्पल्स भी रॉक के पता होना चाहिए, जैसे कि इग्नियस रॉक के हैं गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? इग्नियस रॉक के। मेटामॉर्फिक की अगर बात करें, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, मार्बल हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया, शेल हो गया, चिस्ट हो गया, ये एग्जाम्पल्स हैं मेटामॉर्फिक के। सेडिमेंट्री रॉक की अगर बात करें एग्जाम्पल्स, तो लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, चॉक, टिलाइट, ये सब किसके एग्जाम्पल है? सेडिमेंट्री रॉक के। स्टडी ऑफ रॉक को क्या बोलते हैं आप कमेंट में बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर प्रिडोमिनेंटली फाउंड इन इंडिया? भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? सदाबहार, पर्णपाती वन, कांटेदार वन या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वन। तो फॉरेस्ट की अगर बात करें, इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल डेसिडुअस पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन।
इनको हम मानसून वनों के नाम से भी जानते हैं, मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं ड्राई शुष्क पर्णपाती वन और दूसरे होते हैं मॉइस्ट डेसिडुअस। जो ड्राई डेसिडुअस हैं आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में जहाँ पे रेनफॉल हो रही है, और जो मॉइस्ट डेसिडुअस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे जहाँ 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा हो रही है। ये जो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं ये आपको यहाँ पे तो देखने को मिलेंगे जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होती है, और ध्यान रखना ये फुट हिल्स ऑफ हिमालय में भी आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? फुट हिल्स ऑफ हिमालय पे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वेजिटेशन यानी कि किस किस तरह के पेड़ होते हैं, तो जैसे साल, टीक, नीम, शीशम, इस तरह के पेड़ आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? डेसिडुअस फॉरेस्ट में, एवरग्रीन फॉरेस्ट में। और हाँ, जैसे कि अगर आपसे पूछ ले कि जो पंजाब के प्लेन्स हैं, या पंजाब नहीं, यूपी के प्लेन हैं, बिहार के प्लेन्स हैं यहाँ पे, या फिर पंजाब भी ले ले तो भी ठीक है, यूपी, बिहार, पंजाब, इनके जो मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ पे किस तरह के वन होंगे? तो ड्राई डेसिडुअस होंगे, ना कि मॉइस्ट डेसिडुअस। ठीक है। सदाबहार वनों की अगर बात करें तो ये जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की वर्षा होती है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे भारत में अगर बात करें तो पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट में देखने को मिल जाएंगे। मेघालय में कल मैंने पूरा मानसून समझाया था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वेस्टर्न घाट में किस तरह की बारिश होती है? ये ओरोग्राफिक रेनफॉल इसको बोलते हैं, जो यहाँ पे बारिश होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे जब बारिश आती है, जहाँ पे यहाँ पे मतलब विंड आती है, इसको साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, तो जब आती है यहाँ पे विंड्स, तो ये विंड्स जो हैं इसकी वजह से, माउंटेन की वजह से, वेस्टर्न घाट की वजह से यहाँ पे चढ़ जाती है और यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है, ज़्यादातर बारिश यहीं पे हो जाती है। तो यहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी सदाबहार वन देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है जहाँ पे, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो हो जाएंगे एबनी, माहोगनी, सिंचोना, एनी, एपीहाइट्स, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं कहाँ के? एवरग्रीन फॉरेस्ट के। थॉर्न फॉरेस्ट वहाँ होते हैं जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम की रेनफॉल होती है। मैनग्रोव फॉरेस्ट, दलदली वन, वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पे नदी, या फिर वहाँ पे जैसे कोस्ट है ना हमारे, ये जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पे आपको मैनग्रोव वन देखने को मिल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो मैनग्रोव वन देखने को मिलेंगे भारत में वो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गंगा, जिसका नाम बांग्लादेश में पद्मा पड़ जाता है, जमुना जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर है जिसका नाम जमुना होता है बांग्लादेश में, ये मेघना बन जाती हैं दोनों मिलकर। और ये मेघना रिवर यहाँ पे बंगाली खाड़ी के मुहाने पे बनाती है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, उसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। अभी जो सीपीओ का एग्जाम हुआ उसमें इसने ये क्वेश्चन पूछा कि पश्चिम बंगाल के मैनग्रोव फॉरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। कारण उसका ये, बिकॉज यहाँ पे इन मैनग्रोव वनों में सुंदरी नाम का एक ट्री देखने को मिलता है, बहुत देखने को मिलता है, इस वजह से इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा। ठीक है। जो हमारा रामसार कन्वेंशन हुआ, ठीक है, रामसार कन्वेंशन 1971 में, वो इसी के प्रिजर्वेशन के लिए था। किसके? मैनग्रोव और जो हमारे वेटलैंड्स वगैरह होते हैं, आर्द्रभूमि होती हैं, और इसके लिए अभी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके कंजर्वेशन के लिए एक स्कीम भी लॉन्च करी जिसका नाम है मिष्टी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड, और ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में, कि फॉरेस्ट रिपोर्ट 2 साल में एक बार आती है, बाई ईनियल रिपोर्ट होती है। टारगेट हमने रख रखा है 33% फॉरेस्ट कवर का, लेकिन अभी है कितना इंडिया में? 24.67% अभी करंट में फॉरेस्ट कवर है इंडिया में। हु अमंग दी फॉलोइंग, और सबसे ज़्यादा भी चलो बात आई है तो देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा एरिया वाइज अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, परसेंटेज वाइज अगर बात करें मिजोरम में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में, और परसेंटेज प्रतिशत की दर से अगर हम देखें तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा 1% आपको देखने को मिलेगा। हु अमंग दी फॉलोइंग फाउंडेड एन एक्सपैट्रिएट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एट ताशकंद इन 1920 में। ताशकंद में भारतीय प्रवासी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने करी थी? पीसी जोशी, श्रीपद अमृत डांगे, एमएन रॉय या फिर जॉली कॉल? सही आंसर है 1920 की बात हो रही है, और कम्युनिस्ट पार्टी की बात हो रही है। मनींद्र नाथ रॉय जी ने पार्टी बनाई थी। इन्होंने ही सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की भी मांग रखी थी 1934 में, फिर 1935 में, 1935 में कांग्रेस ने ऑफिशियल तौर से इसकी डिमांड रखी थी। 1920 में एक और पार्टी बनती है AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको बनाते हैं नारायण मल्हर जोशी, और जिसके पहले सेक्रेटरी कौन थे?
लाला लाजपत राय जी थे। ये ध्यान रखना कि ताशकंद उज़्बेकिस्तान में तो बनी थी बट फॉर्मलाइज हुई थी कानपुर में आके 1925 में। कुछ और भी पार्टीज़ हम देख लेते हैं जो बनी थी, एक तो 1924 में, एक बनी थी 1928 में। तो 1924 में बनी थी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये बनी थी आपकी कानपुर में ही, ये भी बनी थी आपकी, ठीक है। और 1928 में अगर बात करें तो ये बनी थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA, ये बनी थी आपकी फिरोज शाह कोटला में, जहाँ पे आज क्रिकेट मैच भी खेला जा रहा है। किसके बीच में? श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में। और पॉल्यूशन काफ़ी यहाँ पे हो रखा था जिसकी वजह से मैच में काफ़ी अटकलें भी लगी हुई थी कि होगा भी कि नहीं होगा। खैर, अभी इसका नाम क्या है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम पहले वो करता था, अभी प्रेजेंट में नाम क्या है इसका बताइए। और ये आपको पता होना चाहिए इसके फाउंडर कौन थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये इसके फाउंडर थे। 1925 में आचार्य पार्टी ने एक इंसिडेंट लीड किया था जिसको हम बोलते हैं काकोरी इंसिडेंट, ठीक है, जहाँ पे एक ट्रेन रॉबरी करी गई थी। काकोरी ट्रेन इंसिडेंट इसको हम बोलते हैं, 1925 में हुआ था। रोशन सिंह हो गए, ठीक है, और राजेंद्र लहिरी, सचिन सन्याल, ये सब इसमें इन्वॉल्व थे। HSRA अगर हम बात करें तो इन लोगों ने जैसे पहले तो सॉन्डर्स की हत्या करी, ठीक है, 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, केंद्रीय विधानसभा में बॉम्ब फेंका। और आपको पता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी की सज़ा भी हुई 23 मार्च 1931 को इसी के लिए। और चंद्रशेखर आज़ाद जी की गोली मार के हत्या कर दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो कि पहले एल्फ्रेड पार्क हुआ करता था, जिसका नाम अब चेंज होके यूपी गवर्नमेंट ने चंद्रशेखर पार्क कर दिया है। आपको प्रयागराज में देखने को मिलेगा, ठीक है। मेहरानगढ़ फोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? मेहरानगढ़ किला निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या फिर कोटा? मेहरानगढ़ की अगर हम बात करें तो ये जोधपुर में स्थित है, ठीक है। और जोधा राव, जो किंग जोधा राव थे, उन्होंने ही इसको बनवाया था। जोधा राव नहीं, इनका नाम राव जोधा था, ठीक है, राव जोधा, नॉट जोधा राव, राव जोधा, ठीक है। और कब बनाया था? 1459 AD में। बहुत अच्छा है, अगर आप कभी जाएंगे या फिर राजस्थान से जाओगे वो लोग बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज फाउंडेड इन पूना, सतारा एंड अदर टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र दैट वर्कड अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी एंड ट्राइड टू रिफॉर्म हिंदुइज्म? पूना, सतारा, महाराष्ट्र। अब देखिए, ब्रह्मो समाज इसको तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था। अब रॉय कहाँ की कास्ट है अगर आप देखें तो? वेस्ट बंगाल की, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल में ये बना था आपका 1828 में। हम देख चुके हैं सारी चीज़ें। राजा का टाइटल किसने दिया इनको? अकबर सेकंड ने दिया। इनके कुछ किताबों के नाम पता होना चाहिए, संवत कामुदी, मिरातुल अखबार, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, इनकी किताबों के नाम है, ठीक। और अगर बात करें, हम ये भी देख चुके हैं कि 1815 में आत्मीय सभा बना था, इन्होंने बनाया था। इसका अपोज करने के लिए राधा कान देव ने धर्म सभा का गठन किया था 1830 में। और राजा राम मोहन रॉय की जो ये ब्रह्मो समाज थी 1828 में जब बनी थी, इससे मर्ज हो गई थी तत्वबोधिनी सभा, जिसको देवेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया था 1839 में। अब इसी सारी चीज़ें मैं लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज ये सारी चीज़ें मैं पहले लिख चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो आपको याद होंगी, ठीक है। 1839 में उसको मर्ज कर दिया था और तत्वबोधिनी पत्रिका भी उन्होंने निकाली थी। परमहंस मंडली की अगर बात करें, चलिए पहले तो हम रामकृष्ण मिशन की बात कर लेते हैं। तो इसको स्वामी विवेकानंद जी ने बनाया था। किसने? स्वामी विवेकानंद जी इसके फाउंडर थे। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था, उन्हीं के नाम पे इन्होंने ये अपना मिशन की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1 मई 1897, 1 मई 1897 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे था? बेलूर मठ में था, वेस्ट बंगाल में। स्वामी विवेकानंद जी की कुछ बुक्स हैं, राजयोग, कर्मयोग, इनकी बुक्स के नाम है। इनका मेमोरियल देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। इनका जो जन्म दिवस है 12 जनवरी, उसको हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। और जरा आप कमेंट में ये बताएंगे कि इनकी डेथ किस ईयर में हुई थी। 1893 में इन्होंने शिकागो में स्पीच दी थी जो कि काफ़ी फेमस है। परमहंस मंडली इसका सही आंसर होगा, ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसके फाउंडर कौन है? दादोबा पंडूरंग है इसके फाउंडर। कब बनाया था इसको? दादोबा पंडूरंग जी ने 1849 और 1849 में बनाया था। आर्य समाज जल्दी से रिकॉल करते हैं। एक तो 1875 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने गो बैक टू वेदास बोला था, इंडिया फॉर इंडियंस यानी वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए बोला था, सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब लिखी थी। और इन्होंने शुद्धि मूवमेंट, आर्य समाज ने प्योरिफिकेशन मूवमेंट चलाया था, जो लोग कन्वर्ट हो गए हिंदू धर्म से किसी और धर्म में। क्लियर है? तो ये चीज़। और हाँ, जैसे कि दादोबा पंडूरंग हमने देखा, तो इसी तरह हमने ये भी देखा था कि आत्माराम पंडूरंग थे हमारे, आत्माराम पंडूरंग। इन्होंने किसकी स्थापना करी थी? इन्होंने स्थापना करी थी प्रार्थना समाज की, ठीक है, प्रार्थना
समाज जो कि 1867 में स्थापना करी थी। ये भी महाराष्ट्र वाले रीजन में ही करी थी। और आर्य समाज की अगर बात करें तो बॉम्बे में पहला हेडक्वार्टर इसका खुला था, फिर इसका हेडक्वार्टर लाहौर में शिफ्ट हो गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 15th। डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स कम्स अंडर विच जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 2 या अधिक राज्यों के बीच जो विवाद होता है सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? ओरिजिनल यानी कि मूल न्यायाधिकार, अपीलीय न्यायाधिकार, सलाहकारी न्यायाधिकार या फिर रिट न्यायाधिकार। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 131 इससे डील करता है मूल न्यायाधिकार से, जो कि ये बोलता है कि अगर 2 राज्य लड़ जाएं या फिर एक राज्य या फिर कोई एक राज्य सेंटर या फिर एक से ज़्यादा राज्य केंद्र से लड़ जाएं तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही जा सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एक्सक्लूसिव भी है नेचर में। एपेलेट जुरिसडिक्शन अपीलीय न्यायाधिकार अनुच्छेद नंबर 132, 133 और 134 डील करते हैं इससे। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन आर्टिकल नंबर 143, जिसमें कि हमारा प्रेसिडेंट एडवाइस लेने जाता है, राष्ट्रपति सलाह लेने जाता है। ऐसा कोई एडवाइजरी जुरिसडिक्शन गवर्नर के पास नहीं होता कि गवर्नर हाई कोर्ट के पास जा सकता है सलाह लेने के लिए, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति जा सकता है अनुच्छेद 143 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट के पास, और वो जो भी उसको एडवाइस मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से वो उस पर पूरी बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है, कि उसको मानना ही मानना है वो एडवाइस। रिट जुरिसडिक्शन की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 32 रिट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। वैसे अनुच्छेद नंबर जो 226 है वो हाई कोर्ट की रिट जुरिसडिक्शन के बारे में बात करता है। हमने जो रिट्स हैं, पहले बात तो रिट्स कितने तरह की हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 5 तरह की हैं। हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शरी और क्योवरेंटो। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ, है ना। तो ये सारी जो रिट्स हैं हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं, जहाँ से एकल नागरिकता ली है, संसदीय प्रणाली ली है, ठीक है। और आर्टिकल 32 बात करता है सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिसडिक्शन के, और इसी को हमारा बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बोला था आप कमेंट में बताएंगे, किसने बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 32 को? सुप्रीम कोर्ट हमारा पार्ट नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, पार्ट नंबर भाग नंबर 5 में आता है। और पार्ट नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 इसे डील करते हैं। 124 बोलता है देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक तो आर्टिकल नंबर 129 है, ठीक है, जो कि बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसका मतलब होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। 131 देख चुके हैं, 132, 33, 34 देख चुके हैं, 143, 142 आपको पता होना चाहिए। ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मैटर में कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, पूर्ण न्याय देने के लिए इस आर्टिकल का यूज़ कर सकता है, आर्टिकल नंबर 142 का अनुच्छेद नंबर 142। तो 131, 124, 129, 131, 142, 143 ये 4-5 आर्टिकल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं सुप्रीम कोर्ट को लेके, ठीक। द चंबल और कुछ यहाँ पे और कुछ नहीं, और कुछ तो ये है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि सीट दिल्ली है, और कौन इसका सीट दिल्ली के अलावा कोई शिफ्ट कर सकता है, वो चीफ जस्टिस को पावर दी गई है, ठीक है। और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कोई मिनिमम एज नहीं है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। मैक्सिमम एज होती है 65 साल की उम्र होती है, ठीक है, मैक्सिमम एज होती है, मिनिमम कुछ नहीं होती, और मैक्सिमम हाई कोर्ट के केस में होती है 62 साल। क्वेश्चन नंबर 16, द चंबल, हिंडन, टोन्स रिवर आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? चंबल, हिंडन, टोन्स नदियाँ किस नदी की सहायक नदी हैं? तापी, कावेरी, यमुना या फिर महानदी? तो ये किसकी सहायक नदियाँ? ये है हमारी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। यमुना खुद गंगा की सहायक नदी है, और सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, जो कि निकलती है यमुनोत्री, और यमुनोत्री में है आपका बंदरपुंछ ग्लेशियर या फिर बंदरपुंछ रेंज, वहाँ से निकलती है। तापी अगर बात करें बैतूल प्लेट्यू मध्य प्रदेश से निकलती है और महाराष्ट्र में दन जाती है, और उसके बाद ईश्वरी यानी कि ज्वारबद्ध उन्मुख बना लेती है यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबाट के पास में, जैसे कि ये हमारा ऐसे करके गुजरात है ना, ठीक है, ये गुजरात है, तो यहाँ पे आती है हमारी तापी, क्लियर। ऊपर नर्मदा और नीचे तापी आती है, और नर्मदा तापी हमारी 2 ऐसी मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि जितनी, पहली बात तो जितनी भी हमारी रिवर्स हैं, जितने भारत में रिवर्स हैं, उनको हम 2 कैटेगरी में पहले तो डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो हिमालय की नदियां हैं, और दूसरी जो प्रायद्वीपी पठार या फिर प्रायद्वीपी भारत की नदियां हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो नदियां हैं, पेनिनसुलर जो हमारा इंडिया है। हिमालय नदियों को हम 3 रिवर सिस्टम में बांट सकते हैं। एक तो इंडस जो हमारा सिंधु नदी तंत्र है, जिसके बारे में थोड़ा सा भी देखा था, इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में कहाँ से निकलती, क्या नाम है। एक होता है हमारा गंगा रिवर सिस्टम, और तीसरा है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम,
ठीक है। पेनिनसुलर रिवर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग, यानी जो पूर्व की ओर बह रही हैं, और दूसरों को बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग, जो पश्चिम की ओर बह रही हैं। जैसे ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर इंडिया। जो मेजर हमारी रिवर्स हैं, ज़्यादातर जो नदियां हैं, जैसे महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये सब फ्लो करती हैं ईस्ट की तरफ ज़्यादातर। अब बात ये आती है ज़्यादातर ईस्ट यानी पूर्व की तरफ क्यों फ्लो करती हैं? बिकॉज जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय पठार है, जो कि इन्वर्टेड ट्रायंगल के शेप में है, ये टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ है ईस्ट की तरफ, इसलिए। तो फिर बात ये आती है नर्मदा और तापी फिर वेस्ट की ओर क्यों फ्लो कर रही हैं? बिकॉज ये दोनों भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली में फ्लो होती हैं, दोनों भ्रंश घाटी में बहती हैं। नर्मदा अगर हम बात करें तो अमरकंटक के प्लेट्यू से निकलती है, अमरकंटक पठार से, और तापी के मैंने बता दिया बैतूल प्लेट्यू से। महानदी, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है महानदी, ये निकलती है आपकी सिहावा पहाड़ी, बट उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी ट्रिब्यूटरीज ध्यान रखना, ओंग, जोंग, तेल, इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। कावेरी की अगर बात करें तो कावेरी ताल कावेरी नामक जगह पड़ती है कोगाडू तमिलनाडु में, कोगाडू कर्नाटका में पड़ती है जगह, नॉट तमिलनाडु, कोगाडू डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, वहाँ से निकलती है हमारी कावेरी। और अगर हम बात करें कृष्णा की, क्योंकि ये कावेरी है हमारी, ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। कृष्णा निकलती है वेस्टर्न घाट के, ये क्योंकि सब पश्चिमी घाट से ही निकलती हैं, चाहे गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो। ये जो हमारी कृष्णा है ये महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है, महाबलेश्वर से। और अगर हम बात करें जो गोदावरी है वो निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी। गोदावरी को हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं गोदावरी को। और एक चीज़ पता होनी चाहिए कि गोदावरी और कृष्णा के बीच में एक लेक बनता है जिसको कोल्लेरू लेक के नाम से जानते हैं, कोल्लेरू लेक, ठीक है। यहाँ पे नीचे है पुलिकट लेक, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में, कोलेरू तो आंध्र में है, बट पुलिकट कोलेरू और आंध्रा के बीच में। ऊपर हमें पता है उड़ीसा में चिल्का लेक है, ठीक है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वेम्बानद लेक, जो कि भारत का सबसे लंबा लेक है, ठीक है, वेम्बानद लेक। और अभी एसएससी ने एक एग्ज़ाम हुआ था, आई थिंक, पता नहीं एमटीएस वगैरह में, उसमें पूछा था इसमें से सबसे भारत का सबसे बड़ा लेक कौन सा, लंबा नहीं बड़ा कौन सा, और ऑप्शन उसमें वेम्बानद था, वेम्बानद उसने सही माना था, ठीक है, वेम्बानद। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन, और ये एक तरह का बैक वाटर है, ये एक तरह का बैक वाटर को हम कयाल के नाम से भी जानते हैं। अभी सीपीओ का पेपर उठा के देखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन सीपीओ फिर स्टेनो में कि कयाल क्या होते हैं, तो कयाल बैक वाटर होते हैं, और इन्हीं को हम लगून लेक के नाम से भी जानते हैं। अष्टमुड़ी भी यहीं पे पड़ता है, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। बाकी जब गंगा का कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम डील कर लेंगे गंगा रिवर सिस्टम से। इसकी और भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, इसकी सबसे बड़ी तो चंबल ही है, जो कि मऊ प्लेट्यू से निकलती है। चंबल की अगर सहायक नदी की बात करें शिप्रा है, और सरस्वती इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल की, ठीक है। और यमुना की चंबल हो गई, सिंध नहीं लिखी हुई यहाँ पे, सिंध भी है, बेतवा भी है, और केन भी इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। और एक चीज़ यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहूँगा, दैट इज़ कि यहाँ पे एक और छोटी सी नदी आंध्र प्रदेश में बहती है, इस नदी का नाम है पेन्नर। ध्यान रखना ये पूर्व की ओर ही बहती है, पेन्नर, और किसी की सहायक नदी नहीं है। पेरियार अलग है और पेन्नर अलग है। पेरियार अगर बात करें केरल की पश्चिम की ओर बहने वाली एक नदी है, पेरियार और भरतफूजा, ठीक है, लेकिन पेन्नर पूर्व की ओर बहने वाली आंध्र प्रदेश की एक नदी है। विच यूनियन टेरिटरी 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर्ज की गई है। तो अभी हमने जनगणना के बारे में सारी चीज़ें देखी थी जो 2011 की जनगणना हुई थी। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में मेल लिटरेसी रेट यानी कि पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा दर्ज की गई। तो यहाँ पे पहली बात तो हम लिटरेसी रेट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया में है कितनी, करंट में 74.04%। हाईएस्ट और लोवेस्ट की डिस्कशन कर लेते हैं। हाईएस्ट स्टेट में और यूटी में, ठीक है। तो हाईएस्ट अगर स्टेट में बात करें, राज्य में, तो केरल में है, कितनी है, 94% है, 94% है। लोवेस्ट अगर बात करें कहाँ पे है, लोवेस्ट है आपकी बिहार में, कितनी है, 61.8%। कभी कभी परसेंटेज ही पूछ लेता है। यूटी अगर बात करें स्टेट के टर्म्स में, तो देख लिया हमने, यूटी अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, साक्षरता दर सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है, ठीक है, लक्षद्वीप में, और सबसे कम है दादरा नगर हवेली में, ठीक। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेल लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लक्षद्वीप में ही है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेक्स रेशियो की,
सेक्स रेशियो का मतलब होता है 1000 मेल के लिए कितनी फीमेल है, इसका मतलब होता है सेक्स रेशियो का। तो हाईएस्ट, लोएस्ट, स्टेट और यूटी। हाईएस्ट अगर बात करें, अगेन यहाँ पे हमारा टॉप करेगा केरल, ठीक है। केरल में कितना सेक्स रेशियो है, तो केरल का जो सेक्स रेशियो है वो है 1084, यानी यहाँ 1084 लड़कियाँ हैं 1000 लड़कों के लिए, ठीक है। तो चांसेस हैं अभी आपके पास केरल, ठीक है। हरियाणा का लोवेस्ट है, हरियाणा का लोवेस्ट सेक्स रेशियो कितना, 877, ठीक है। यूटी की अगर बात करें तो यूटी में सबसे हाईएस्ट है पुडुचेरी का, और लोवेस्ट की अगर बात करें है दमन और दीव। एंड आई नो कि देखो दादरा नगर हवेली और दमन और दीव अभी मर्ज हो चुके हैं ईयर 2019 में, दोनों यूटीज़, लेकिन पहले जब 2011 में सेंसस हुआ था दोनों अलग अलग थे, है ना। तो ऐसे याद करो कि सेक्स रेशियो कम है, यानी लड़कियों का दमन होता है यहाँ पे, इसीलिए तो सबसे कम है यहाँ पे सेक्स रेशियो, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, द ट्राईपार्टाइट, एक सेकेंड, अच्छा कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि कौन सा यूटी है जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ये कौन होगा हमारा, ये है दिल्ली, ठीक है। और लोवेस्ट बताइए, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है जनसंख्या का घनत्व। अगर हम जनसंख्या के घनत्व की बात करेंगे तो हाईएस्ट राज्य की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो राज्य में ये है हमारा बिहार, ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। और लोवेस्ट अगर बात करेंगे तो अरुणाचल का है, अरुणाचल का लोवेस्ट जनसंख्या घनत्व है। और पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी होता है पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं। जैसे बिहार में 1106, 1106 लोग रह रहे हैं, अरुणाचल में सिर्फ 17 लोग रह रहे हैं। ओवरऑल इंडिया में अगर बात करेंगे तो 382 लोग, ठीक। द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल was between गुर्जर प्रतिहार्स इन नॉर्थ इंडिया, पालाज इन द ईस्टर्न इंडिया एंड डैश इन द साउथ इंडिया। कल ही मैंने देखिए आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, अगर आपको याद हो, ठीक है। क्वेश्चन मैंने पूछा था पालाज, राष्ट्रकूटा और किसके बीच में, तो आप में से सभी लोगों ने सही आंसर दिया था, गुर्जर प्रतिहार उसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे आंसर होगा। इन तीनों के बीच में स्ट्रगल चल रहा था, क्यों, ताकि नॉर्थ इंडिया में कब्जा किया जा सके, नॉर्थ इंडिया में अपनी एक पकड़ बनाई जा सके, खासकर जो कन्नौज, जो सेंटर ऑफ एकदम बोल सकते हैं एक पावर था, उसमें एक तरह से पावर स्टैब्लिश किया जा सके। और कन्नौज किसकी कैपिटल थी, कन्नौज हर्षवर्धन की कैपिटल थी, ध्यान रखना, ठीक है, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन से आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने 1400 ईयर्स पहले रूल किया था, 1400 साल पहले। इनके टाइम पे सेकंड जो चाइनीज़ ट्रैवलर है वो इंडिया आया था, ठीक है। सेकंड चाइनीज़ ट्रैवलर कौन था, ह्यून सांग, जिसको कि हम जुआन जांग के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और हर्षवर्धन की जो बायोग्राफी है, हर्षचरित्र, वो हम देख चुके हैं, किसने लिखी, बाण भट्ट ने लिखी है। इनकी किताब, इन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम था रत्नावली, ठीक है, रत्नावली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच कंपनी वो हैज़ बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। जो HVJ पाइपलाइन है ये कौन स्टैब्लिश करेगा, तो ये जो हमारा गैल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसको स्टैब्लिश करेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, गुरु बिपिन सिंह हु रिसीव्ड द ऑनर ऑफ संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 1966 एंड द कालिदास सम्मान बाई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। तो गुरु बिपिन सिंह किसके एक्सपोनेंट है इनमें से, कथक, ओडिसी, मणिपुरी या फिर कुचिपुड़ी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मणिपुरी। मणिपुरी जो कि एक वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस है, भगवान विष्णु जी को समर्पित है, वैष्णवाइट, जो कि एक इंट्रोवर्टेड फॉर्म ऑफ डांस है, इंट्रोवर्ट। बिकॉज इसमें इंट्रोवर्ट क्यों बोलते हैं इस डांस फॉर्म को, बिकॉज इसमें जो डांस परफॉर्म करता है वो आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करता है ऑडियंस से। इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे कि जागोई एंड चोलोम, ठीक है। चोलोम जिसमें कि आपका मैस्कुलिन एस्पेक्ट दिखाता है इस मणिपुरी का, ठीक है। और मणिपुरी में के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्सपोनेंट हैं गुरु बिपिन सिंह, जिनको कि हंजाबा का टाइटल भी दिया गया था, किसके द्वारा, जो महाराजा थे मणिपुर के द्वारा, उनके द्वारा। मणिपुरी से हमारी झावेरी सिस्टर्स भी संबंधित हैं, ठीक है। जो झावेरी सिस्टर्स हैं जैसे दर्शन झावेरी, ये आपके रिलेटेड है मणिपुरी से। मणिपुरी इज़ वन ऑफ दी 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। अभी रिसेंट में ही मैंने क्लास ली है वो क्लासिकल डांस वाली, तो आप देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी अभी तक वो क्लास, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने कथक के सारे एक्सपोनेंट, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सबको हम लोगों ने ट्रिक से याद किया है। तो आई होप वो फिर से मुझे रिपीट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल। अशुद्ध धातुओं को परिष्कृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाती है।
पोलिंग रिफाइनिंग, लिक्विडेटिंग रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इसका सही आंसर होगा। अब हमारी डिफरेंट ओर्स होती हैं। और क्या होती हैं भाई, जैसे कि हमें गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है। ये ऐसा तो है नहीं कि हमें नीचे एकदम हमने जैसे खुदाई करी और देखो हमें गोल्ड का नेकलेस मिल गया है ना, और तांबे के तार मिल गए तो सीधे तार हमने फिट कर दिए, ऐसा तो है नहीं। वो हमें चट्टानों में मिलते हैं, उनको हम और बोलते हैं, जिसमें कि बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी साथ में रहती हैं। उन इम्प्योरिटीज़ को गैंग बोलते हैं। अब उसको हमें रिफ़ाइन करना होता है, जिसके लिए हम डिफरेंट प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं। तो कुछ टर्म्स मैं बता रहा हूँ, बहुत डीप में नहीं समझा रहा हूँ। यहाँ से अगर कुछ क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, बिकॉज अभी बना है रिसेंट में, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर बना तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है और रोस्टिंग क्या होती है। ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए जो रिफाइनिंग से संबंधित है। तो कैल्सिनेशन होता है जब हम कार्बोनेट ओर को प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक। रोस्टिंग क्या होता है जब हम किसी सल्फाइड ओर को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हम क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करने को या फिर उसके ऑक्साइड में इसको कन्वर्ट करते हैं। ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द मुस्लिम लीग फॉर्म्ड। मुस्लिम लीग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? 1909, 1906, 1912 या फिर 1915? तो आंसर होगा इसका सही ऑप्शन नंबर सेकेंड, 1906 में। ढाका में हुआ था, बांग्लादेश। 1906 में किसने फॉर्म की थी इसको? नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान है। ठीक है, आगा खान क्या थे, इसके फाउंडर थे मुस्लिम लीग के। बाकी हम लोग अभी पार्टीज़ देख भी चुके हैं पहले। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी। और अच्छा बताइए कि 1906 में जब बनी तो इस समय वॉइसरॉय कौन होगा, गेस करिए। मैं चलो थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। चलो अभी ज़्यादा फिर वो हिंट क्या ही दूँ मैं आपको, फिर आपको आंसर ही बताना पड़ जाएगा। सी से नाम है उसका। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। किसने गठन किया? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, एओ ह्यूम ने, जो कि एक ऑर्निथोलॉजिस्ट था, पक्षी वैज्ञानिक था, पक्षियों का अध्ययन करता था। एओ ह्यूम इसने बनाया था। इस समय इस समय इंडिया का जो वॉइसरॉय था वो डफरिन हुआ करता था। और डफरिन ने कांग्रेस को अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन बोला था, अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसका जो पहला सेशन होता है वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में होता है। इसका पहला सेशन प्रोसाइड करते हैं वोमेश चंद्र बैनर्जी। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट इसके थे बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। पहले प्रेसिडेंट WC बनर्जी थे, वोमेश चंद्र बनर्जी, पहले मुस्लिम थे ये। लेकिन जो दूसरा सेशन हुआ था सेकंड, वो प्रेसाइड किया था दादा भाई नौरोजी ने। इसने दादा भाई नौरोजी, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम जानते हैं, जिन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब लिखी, जिन्होंने रस्त गोफ्तार भी लिखा, एक न्यूज़पेपर निकाला पारसी कम्युनिटी के लिए, बिकॉज ये खुद पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। पहले ब्रिटिश इंडियन MP थे, यानी कि जो ब्रिटेन थी वहाँ की संसद में ये पहले भारतीय थे जो वहाँ पे सांसद बने। ठीक है, और इनकी किताब का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया। प्लस इन्होंने एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का भी गठन किया था 1866 में, 1866 में। और इन्होंने कांग्रेस के टोटल 3 सेशंस को प्रिसाइड किया था। पहले विमेन प्रेसिडेंट कौन थी कांग्रेस की? एनी बेसन थी, जिन्होंने कैलकाटा सेशन को प्रिसाइड किया था, कैलकाटा में हुआ था। और पहले इंडियन विमेन प्रेसिडेंट थी सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 में जो सेशन हुआ था कानपुर में उसको प्रिसाइड किया था। गांधी जी ने सिर्फ एक ही सेशन प्रिसाइड किया था 1924 में, जो बेलगांव कर्नाटका में हुआ था। ठीक है, ये फैक्ट्स आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिगार्डिंग पता होने चाहिए। प्लस जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो कुछ थ्योरी दी गई थी, जैसे कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दी गई थी। ठीक है, लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी दी गई थी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी गई थी। तो ये किसने दी थी? सेफ्टी वॉल्व वाली सबसे इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय जी ने दी थी। लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, उन्होंने दी थी। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? ये थे हमारे चित्तरंजन दास। ठीक है, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी थी RP दत्त ने, RP दत्त। बाकी और कांग्रेस से तो मोस्टली यही क्वेश्चंस बनते हैं जो हम लोगों ने देख लिया। बाकी इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेशन हुए थे, लाहौर कराची वाला, वो हमने कल देख लिया था अच्छे से।
ठीक है, लाहौर और कराची सेशन को। विच डांस फॉर्म ऑफ गोवा इज़ ऑल्सो नोन एज दी वॉरियर डांस, गोवा के किस नृत्य को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? लावनी, घोड़े मॉडर्नी, बिहू या फिर रौफ? तो रौफ तो गोवा का ही नहीं, रौफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। कल हम लोगों ने देखा था कैसे इसको ट्रिक बनाई थी हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के फोक डांसेस को याद करने की, कि हैरिस रौफ जो पाकिस्तान का बॉलर है वो क्या कर रहा है, वो कूद रहा है, भंड होके कूद रहा है, कहाँ पे? हिमाचल में कूद रहा है वो, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने उसको याद किया था, ठीक। तो भंड से भंड पाथर, ठीक है, भंड पाथर याद किया था, और कूद से कुद जो डांस होता है उसको याद किया था, ठीक। लावणी ये महाराष्ट्र का है, लावणी हो गया, लेजिम हो गया, महाराष्ट्र के हैं। और लावणी जो है इसमें एक बैठा खींची करके परफॉर्मेंस होती है, बैठा खींची, ये चीज़ ध्यान रखना। और महाराष्ट्र के हम लोगों ने फोक डांसेस किस तरह से याद किए थे कि ए कोली, इस तरह से हम लोगों ने याद किया था, ए कोली वड़ा पाव लाना, तो एक कोली, कोली से कोली डांस, पॉव डांस, ठीक है, वड़ा पाव लाना, लाना से लावनी, तो फिर कोहली जी ने बोला लेज़ी कहीं की, तो लेज़ी से लेजिम, लेज़ी कहीं की दफ़ा हो जाए तो दफ़ा से गफ़ा डांस, नहीं तो मैं ढंग की, ढंग से ढंगारी डांस, ढंग से ढंगारी डांस, नहीं तो मैं ढंग की जो मौनी, ठीक है, मौनी से मौनी, मौनी डांस, ये हम लोगों ने देखे थे। घोड़े मॉडर्नी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। बिहू ये असम का है, ठीक है। तो आप सिंपल एलिमिनेशन से भी इसको आराम से कर सकते थे, ऐसा नहीं कि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि वॉरियर डांस किसको कहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें ऑप्शन में ये होता है, बिकॉज हमने गोवा के क्या क्या फोक डांस याद किए थे, और वो भी हम लोगों ने याद किए, कैसे किए थे कि एक मांडवी लड़की थी, है ना, तो मांडवी या फिर मांडो डांस, जिसको गोवा जाना था पतंग उड़ाने, तो पतंग से तरंग मेल डांस हम लोगों ने याद किया था, तरंग मेल, ठीक है। और प्लस उसको घोड़े गाड़ी देखने जाना था, तो घोड़े से घोड़े मॉडर्नी डांस, गाड़ी से ताल गाड़ी डांस, गाड़ी से ही फुगड़ी डांस, ठीक है। साओ जाओ डांस, सो जाओ जाके, है ना, सो जाओ, इस तरह से बोला था ना कि गांव जाना है और सो जाओ जाके, तो गांव से गौफ डांस, सो जाओ। तो ये हमारे डांसेस है। तो अगर ये 4 ऑप्शन में होते तो थोड़ा सा हमें और थोड़ा दिक्कत होती, लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंट स्टेट के डांस लिखे हुए हैं। एंड अगेन रिपीट, डांस का भी मैंने वीडियो पब्लिक कर रखा है, ये सारे बैच के वीडियोज़ हैं आप लोगों के लिए, दिल्ली पुलिस वालों के लिए मैंने फ्री कर रखे हैं। वैसे तो फ्री में इतनी वीडियोज़ हैं, बैच की भी वीडियोज़ मैंने फ्री कर रखी हैं, इसीलिए ताकि ठीक है उसके लिए आपको अलग से बैच में एनरोल ना करना पड़े, अगर आपको सिर्फ यही पढ़ना है तो ठीक है। और ये सिर्फ दिल्ली पुलिस तक ही फ्री है, तो आप जाके देख सकते हैं फोक डांसेस और क्लासिकल डांस। और आई होप कि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा, ये मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ, और इसलिए आपको बोल रहा हूँ ताकि आप कम टाइम में वहाँ से जल्दी उन सारी चीज़ों को कर सकें, बिकॉज वहाँ पर मैंने काफ़ी टाइम लगा है ट्रिक बनाने में, तो उनका आप यूज़ करें, इसीलिए मैंने बनाई है ताकि आपका टाइम न लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1909 का जो भारत सरकार अधिनियम था वो। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इसलिए बोलते हैं बिकॉज जब ये आया था तो मॉर्ले उस समय वॉइसरॉय हुआ करता था और मिंटो सेक्रेटरी हुआ करता था, जो ब्रिटेन में बैठता था। सेक्रेटरी कौन होता था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में, जिसको कि क्वींस प्रोक्लेमेशन भी बोलते हैं, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के को हटा दिया गया था भारत से, वापस बुला लिया गया था ब्रिटेन में कि अब तुम हटो, अब डायरेक्टली क्राउन रूल होगा, यानी कि अब डायरेक्टली राजा या रानी के नाम पे शासन होगा, ठीक है। और यहीं से भी वॉइस रॉय की प्रथा स्टार्ट हो गई थी कि अब वॉइस रॉय एक होगा, ठीक है। वॉइस रॉय पहला कौन बना था जरा बताइए कमेंट में। तो वॉइस रॉय पहला बना था कैनिंग, जिसके समय पे 1857 का विद्रोह भी हुआ था। प्लस एक सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन क्रिएट की गई थी, जो ब्रिटेन में एक सांसद होगा ब्रिटेन का, जो वहीं बैठेगा, और इसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल दी गई थी, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज यहाँ पे सबसे पहले पृथक निर्वाचन आया था, सेपरेट इलेक्टोरेट आया था मुस्लिम के लिए, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो 1919 का अधिनियम है इसको हम मॉन्टेग्यू चेलफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेलफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखना। और इसने ही डायरकी, जिसको हम द्वैध शासन बोलते हैं, उसको स्टार्ट किया था प्रोविंसेस में। कहाँ पे स्टार्ट किया था? प्रोविंसेस में इसको स्टार्ट किया था। और ये चीज़ ध्यान रखना, जो भारत सरकार अधिनियम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, उसने इस डायरकी को प्रोविंसेस से ख़त्म कर दिया था। डायरकी को प्रोविंसेस से एबॉलिश करके प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी थी, ठीक है, और सेंटर में डायरकी को ले आया था, ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इसने इस्टेब्लिश कर दी थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं स्वायत्तता, ठीक है, ऑटोनॉमी,
एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बेसिस पे इलेक्शन भी होते हैं, चुनाव भी होते हैं 1937 में, 1937 में। ये चीज़ ध्यान रखना, बिकॉज अभी रिसेंट में CPO स्टेनो में ये क्वेश्चन पूछा गया कि पहले इलेक्शन कब हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बेसिस पे, तो 1937 में हुए थे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा 1909। और 1909 के रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, इसीलिए मिंटो को फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ कम्युनलिज्म। और ये चीज़ ध्यान रखना कि 1919 ने, जो इसको मॉन्टेगी चिल्स फॉर रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, डायरकी लाया था प्रोविंसेस में, ठीक है, और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी थी 1935 के एक्ट ने। और इसने एक फेडरेशन बनाने की बात की थी जो कभी एग्जिस्टेंस में आ नहीं पाया था। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसमें ज़्यादातर जो हमने चीज़ें ली हैं वो इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही ली हैं। जैसे हमने फंडामेंटल राइट USA से लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया से लिए हैं, वैसे उसका जो हमारा मेजर स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ द क्वेश्चन फॉर द डे। आपके लिए जो क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश साइंटिस्ट इज नोन फॉर डेवलपिंग द प्रिंसिपल ऑफ होलोग्राफी 1947 टू इम्प्रूव द रेजोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किस ब्रिटिश वैज्ञानिक को 1947 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के रेजोल्यूशन में सुधार के लिए होलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है? चार्ल्स टाउन्स, लॉयड क्रॉस, वर्नर हेजनबर्ग या फिर डेनिस गबॉर। कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका सही आंसर होगा स्प्रिंट। और आज का जो क्वेश्चन होगा, नहीं होगा तो मैं इसका जो सही आंसर है उसको कमेंट में पिन कर दूंगा। पहले आप कमेंट में लिखना, ठीक है, और फिर जो पिन कमेंट होगा, नहीं तो कल नहीं होगा तो कल के जो सेशन होगा उसी में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस को अपने खुद से भी अटेम्प्ट करते चल रहे होंगे। अगर आपने ऐसा किया है तो बताइए कमेंट में आपका 24 में कितना स्कोर आया। बाकी इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। परमार SSC टेलीग्राम पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से उनको आप रिवाइज़ भी कर सकते हैं। इन 10 लेक्चर्स में आपको रहना है रेगुलर। ये था आज 3rd लेक्चर, बाकी बचते हमारे 7 लेक्चर, 7 और बाकी हैं। इनको आप ऐसे मान के चलिए कि 10 कदम हैं जो कि GK में आपको बढ़िया स्कोर दिलाने वाले हैं दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में। थैंक यू।